Good evening, everyone. So again, from today, I'm starting from the next topic of thermodynamics. So as you know, the chapter's name is thermodynamics, and the topic up to which you have studied the chapter. किस टॉपिक तक आपने चैप्टर को स्टडी कर लिया था? जो आपका लास्ट टॉपिक था उसमें आपने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक स्टडी कर रखा है। तो आज उसके बाद हमें न्यू टॉपिक से स्टार्ट करना है, और जो आपका न्यू टॉपिक है दैट इज इंटरनल एनर्जी। ओके, न्यू टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी। So starting from this topic now, okay? So all of you, now listen about this internal energy. So as you already know कि internal energy जो होती है, as it is clear from its name कि किसी भी, क्योंकि जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के पास ऑलवेज 3 थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो एक ये कंटेनर होता है जिसमें गैस फिल्ड होती है और साथ में इसके एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा होता है। तो पिस्टन है, इट मीन्स देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर, गैस का कोई सफिशिएंट वॉल्यूम फिल्ड है इसके अंदर, और इसके पास कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है। तो पीवीटी 3 क्वांटिटीज होती हैं। अब इंटरनल एनर्जी का मतलब कि सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम के पास इंटरनली, सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है टोटल, वही सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम बहुत बेसिकली डिफाइन करें तो उसका मतलब क्या हुआ कि द टोटल एनर्जी possessed by the system internally is called its internal energy। बट एक्चुअली ये भी बताना पड़ता है कि ये जो इंटरनल एनर्जी, अब सिस्टम के पास एनर्जी कहाँ से आई, क्या रीजन है, और क्या कौन सी या फिर ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो सिस्टम को इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज नॉट, दैट मे बी कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ एनर्जी। एक टाइप ऑफ एनर्जी तो कह सकते हैं, बट पर्टिकुलर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जिसका कोई अपना फॉर्मूला हो, जिसका अपना कोई सिंबल हो। एक्चुअली किसी टाइप की एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करती है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो होने की वजह से आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन्ड है। इसका मतलब बॉडी के अंदर एक एनर्जी है। तो वो कैसी एनर्जी है? बॉडी की इंटरनल एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किस रीजन से? टेम्परेचर की वजह से है या ब्लड के फ्लो की वजह से है, यानी कि कह सकते हैं हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रही है, या फिर काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इन द सेंस कि कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी जो है वो मिलकर उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा है बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल के 2 टाइप्स हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। उसके अलावा हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आ गया। तो कौन सी ऐसी एनर्जी है सिस्टम के अंदर जो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है? तो इंटरनल एनर्जी, सबसे पहले तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगी कि कौन सी एनर्जी इंटरनल एनर्जी बनाती है। सबसे पहले तो आपको इंटरनल एनर्जी हेडिंग लिखकर डिफाइन करना है। नो नीड टू मेक दिस डायग्राम, ये आप ऑलरेडी बना चुके हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। इंटरनल एनर्जी में आप डिफाइन करेंगे कि इट इज द सम ऑफ molecular, kinetic and potential energies of the system. Okay, again listen, it is the sum of molecular, kinetic and potential energies of the system। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सी एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करती है। तो सिस्टम के पास थोड़े अमाउंट में तो होती है काइनेटिक एनर्जी, थोड़े अमाउंट में होती है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जीज को मिलाकर ही बोला जाता है कि अब सिस्टम के पास टोटल कितनी एनर्जी है, दोनों का सम, और क्या क्या लाती है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को क्या करेंगे? डिफाइन कर लेंगे, और डिफाइन करने के बाद कुछ और बातें भी आपको बतानी है। सबसे पहले तो आप इस टॉपिक की डेफिनेशन नोट करेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है। ठीक है,
उसके बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है वो सिस्टम में कहाँ से आई, क्या क्या रीज़न है कि काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर, क्या रीज़न है कि पोटेंशियल एनर्जी है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जहाँ भी होती है वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ मोशन में होनी चाहिए, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो उसका मतलब होता है, पोटेंशियल के टाइप्स आपने पढ़े हैं, पोटेंशियल में होता है या तो वो पोजीशन की वजह से होती है, ग्राउंड से सेपरेशन, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, तो यहाँ बस वही रीज़न है कॉन्फ़िगरेशन, इन द सेंस कि हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल से सफिशिएंट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। जैसे आपने पढ़ा है कि मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अगर पास में लाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और फिर भी अगर हम पास में लाएं तो हमें वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उनकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ऐसा ही यहाँ भी होता है कि वो एक फोर्स से बाइंड है, वो एक फोर्स लग रहा है उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका मतलब उनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, जब उनको अलग किया जाएगा तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी की, जो मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप हेडिंग लिख लेंगे उसके बाद में, फर्स्ट जैसे मैंने लिखा है सब हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, कैसे होती है, क्या रीजन है। तो पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या बताएंगे कि वी नो देयर इज ऑलवेज a force of attraction between the molecules of the gases। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, और अगर गैस को एक्सपेंड कराना हो, इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड देन वर्क शुड बी डन, वर्क किया जाना चाहिए, गैस पे वर्क किया जाएगा तभी गैस एक्सपेंड होगी। अब वर्क किए जाने का मतलब किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से वर्क किया जाए, जैसे कि टेम्परेचर बर्नर के ऊपर रख दिया तो बर्नर के थ्रू उसको हीट मिलेगी और वो एक्सपेंड हो जाएगी, किसी भी चीज़ से एक्सटर्नल सोर्स से वर्क किया जाएगा तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड होती है। क्लियर, या फिर अगर पिस्टन से उसको नीचे की तरफ कर दिया तब भी वर्क इज डन ऑन द गैस कहलाता है, मतलब उनके बीच की सेपरेशन या तो ज़्यादा कर रहे हैं आप या कम कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे दूर ले जाने में, यानी कि अगर एक्सपेंड कराना है उसको, जो है ऐसे करके यहाँ बर्नर रख दिया नीचे और गैस जो है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट होगी। जब वो एक्सपेंड हुई तो एक चीज़ और आपने नोटिस किया, आपको कैसे पता है एक्सपेंड हो रही है, तो जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो आपके सामने विजिबल है, वो है वॉल्यूम, क्योंकि पहले उसका इतना वॉल्यूम था, अब जब वो एक्सपेंड हुई तो मान लीजिए हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब इतना इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, तो आप वॉल्यूम से ही तो पहचान रहे हैं कि गैस एक्सपेंड हुई। तो एक चीज़ आप और बताएंगे कि सपोज दैट gas is allowed to expand, then there will be increase in its volume and work has to be done for this process, work आपको करना पड़ा, it means there is increase in the potential energy of the system। और increase in the potential energy ऐसे नहीं पहचानते हैं कि work has to be done या जो भी, हमेशा आपको जब आप यहाँ फिजिक्स में स्टडी करेंगे तो साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। फिजिक्स में कहा जाता है कि जब भी वर्क इज डन बाय द गैस, मतलब गैस एक्सपेंड हुई, उसने अपने खुद से कुछ काम किया, वर्क इज डन बाय द गैस कहलाता है। गैस एक्सपेंड हुई, उसने पिस्टन को ऊपर की तरफ कर दिया, तभी तो गैस एक्सपेंड होगी। तो अगर वो पिस्टन को ऊपर कर रही है तो कहलाएगा वर्क इज डन बाय द गैस। और वर्क इज डन बाय द गैस जब भी होगा तो हमेशा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये माना जाता है कि वो इंक्रीज इन वॉल्यूम को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और माना जाता है कि दैट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और बहुत सिंपल वे में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे आप हाइट वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं तो देखिए पहले इतनी हाइट पे था, जो सरफेस थी, जो लेवल था, वो बाद में यहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसका मतलब हाइट इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। बहुत सिंपलर वे में आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो क्या क्या बातें आपको इसमें याद रखनी है, आपको पहली चीज बताना है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, एंड व्हेन इज गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड देन देयर विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एंड वर्क हैज टू बी डन फॉर दिस, एंड बाय विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमें दिखाई दिया कि वॉल्यूम बढ़ा तो हमने क्या उससे जो है कंक्लूजन निकाला कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। वॉल्यूम बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, वॉल्यूम घटा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है,
तो पोटेंशियल एनर्जी में आप ये सारी बातें लिखेंगे, और एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेंस, एक लाइन ये आपको जरूरी लिखनी है कि हेंस पोटेंशियल एनर्जी, हेंस potential energy is the function of, potential energy is the function of volume of the gas. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? वॉल्यूम का। क्लियर? तो ये पहला टॉपिक है, इसको रिकॉल कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार और अच्छे से ध्यान से देख लीजिए डायग्राम को भी। पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्यों होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है किसका फंक्शन है। क्लियर? तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि इंटरनल एनर्जी में आधा पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का है। उसका रीजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन और वॉल्यूम का इंक्रीज होना। अब आते हैं आप सेकेंड टॉपिक पर। सेकेंड टॉपिक है आपका काइनेटिक एनर्जी। दूसरा आपने कहा कि सम किसका है, पोटेंशियल का और काइनेटिक का। अब आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्यों होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का तो रीजन ये है कि कोई ना कोई चीज मोशन में होनी चाहिए। अब मोशन में क्या है यहाँ पर, तो हमेशा याद रखिए कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप ये कहते हैं ना कि मेटल्स कंडक्टर्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहते हैं, वैसे ही गैस, तो जो 3 टाइप के सब्सटेंसेस हैं जो कैटेगराइजेशन है उसमें गैस की तो वैसे ही डेंसिटी बहुत कम है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स रुके हुए नहीं होते, हमेशा वो जो है देयर दीज आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, हमेशा रैंडम मोशन करते हैं। क्लियर? तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी है, यही जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बट एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी की पहचान ऐसे नहीं होती, क्योंकि आपको गैस, ना तो गैस ही दिखाई दे रही है, पहली बात तो गैस ही विजिबल नहीं है, दूसरी बात उसके मॉलिक्यूल्स कैसे चलते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे हमने वॉल्यूम से पहचाना था पोटेंशियल एनर्जी को, ऐसे ही कोई और चीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम काइनेटिक एनर्जी को पहचान सकें। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है किसका फंक्शन होती है। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी में आप ये बताएंगे, रिलेट करके पढ़िए तो याद रखना आसान होगा। आपने पोटेंशियल एनर्जी में कहा था कि देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यहाँ बोलेंगे देयर इज ऑलवेज अ रैंडम मोशन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, या फिर गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। पहली लाइन तो ये आ जाएगी, वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ रैंडम मोशन। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे, वहाँ आपने कहा था कि गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, यहाँ पर आप बोलेंगे कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, मतलब फिर से जैसे यहाँ पे बर्नर फिर से लगा दिया, जब बर्नर लगाया तो एक तो वो ऑलरेडी मोशन में थे, रैंडम मोशन में, जब आपने बर्नर लगाया तो उस रैंडम मोशन की और स्पीड बढ़ गई, है ना। तो जब स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि दैट मतलब हमने कंक्लूजन ये निकाला कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। पता है आपको कि किसी भी जगह अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स और ज़्यादा फास्ट मोशन करेंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है देन दैट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये आगे आप डेरिवेशन में स्टडी करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर से पहचान कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो क्लियर हो गया कि आप पहली चीज़ बताएंगे रैंडम मोशन की स्टेट में होते हैं, दूसरी बात बताएंगे कि अगर उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? फिर आप बता देंगे कि हेंस, जैसे आपने यहाँ लिखा था कि हेंस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही बताएंगे हेंस काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फंक्शन होती है टेम्परेचर का। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्यों होते हैं और ये किस किस के फंक्शन है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये नोट कर लेना है, नोटेड डाउन। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना है। तो जैसे इसके साथ में एक चीज और आती है कि अभी आपने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर
ये जो है ना, ये जो आप जिस गैस को स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मली हमने कोई भी गैस ले रखी है, लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स या कहीं भी जब हम गैस की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस। हमेशा हम आइडियल गैस की बात करते हैं। जैसे आपने आइडियल फ्लूइड पढ़ा था ना, आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही आइडियल गैस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है इसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके जस्ट बाद में वहाँ आइडियल गैसेस को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइडियल गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं माना जाता। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो कहा जाता है कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, उसको कंट्रीब्यूट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी करती है। कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज प्योरली इट्स काइनेटिक एनर्जी, is wholly its kinetic energy, means only kinetic energy is responsible for the internal energy of an ideal gas। तो आपको स्टडी आइडियल गैस ही करना है, तो इसके बाद आप एक नोट यहाँ पर लिख देंगे कि since for an ideal gas there is no force of attraction between the molecules, so the internal energy of an ideal gas is purely kinetic in nature। okay? तो एक चीज आपको ये भी स्टडी करनी है, एक चीज और साथ में बतानी है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल ऑफ द गैस। स्टेट वेरिएबल कहलाता है। स्टेट वेरिएबल का मतलब कि जब हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए अभी आपने देखा 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स तो चाहिए ही चाहिए, स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं वो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। उसी तरह से इंटरनल एनर्जी ये भी बताना पड़ेगा कि नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या एक्सप्लेन करती है, सिस्टम की स्टेट को। तो एक लाइन और लिखिएगा कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये आपका जो है टोटल जो टॉपिक था इंटरनल एनर्जी, वो पूरा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ओके, नोट इट डाउन। अब इसको करने के बाद, आई होप इट्स नोटेड डाउन, इसको करने के बाद में आपका एक और टॉपिक, ये सारे रीजनिंग वाले टॉपिक्स हैं, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट एंड वर्क, ये न्यू टॉपिक है। हीट एंड वर्क का क्या रोल है, सारी बातें जो भी हम यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ओनली। ठीक है, सब कुछ हम किसके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिस्टम के लिए। और ये सिस्टम हमेशा क्या है, ये हमेशा एक ऐसी चीज है जिसमें एक कंटेनर में एक गैस है, आइडियल गैस, और उसके साथ में एक पिस्टन लगा है, और उसके पास 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो उनमें हीट एंड वर्क का क्या रोल है। तो कहा जाता है पहली बात, हीट एंड वर्क आर द टू डिस्टिंक्ट, ये कहते हैं डिफरेंट, डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम को अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी है, इंटरनल एनर्जी अभी आपने पढ़ा था, आपको सिस्टम को इंटरनल एनर्जी देनी है, तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप हीट से प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप वर्क डन करके। क्योंकि अभी आपने पिछले 2 केसेस में देखा होगा कि मैंने यहाँ पर नीचे बर्नर लगा के दिखाया था, गैस को एक्सपेंड करना था तब भी मैंने यहाँ बर्नर लगाया था, और जब टेम्परेचर प्रोवाइड करना था तब भी ऑब्वियसली बर्नर ही लगेगा। तो एक तरीका तो हीट होता है, सिस्टम को अगर आप हीट देंगे, आपने बर्नर लगा दिया, हीट दे दी, जब आप हीट प्रोवाइड कराएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में आएंगे, तेजी से चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है। वर्क दूसरा तरीका है। वर्क से क्या होता है, अगर आप पिस्टन को नीचे की तरफ पुश कर दें, ऊपर की तरफ नहीं करना है, याद रखिएगा। वर्क बोलेंगे अगर आप तो वर्क डन कहलाता है हमेशा, और वर्क डन का मतलब है कि वर्क किया जा रहा है किस पर, सिस्टम पर।
अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप वर्क बोलेंगे तो इसका मतलब पिस्टन किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। जब पिस्टन नीचे की तरफ आप पुश करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम तो भले ही कम हो रहा है, अब आप देखिए वॉल्यूम भले ही कम हो रहा है। अब आप वॉल्यूम की अगर बात करें तो आपको ये कहना पड़ेगा कि वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो इंटरनल एनर्जी घट रही है। ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसका कोई अपना रोल या एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने पहले वाले केस में ही देखा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है। दोनों ही केसेस में हमें किसको बताना है, काइनेटिक एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी अभी आप पीछे देख चुके हैं, उसका रोल बिल्कुल खत्म है। नॉर्मली किसी भी गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो पिस्टन जब हम नीचे करते हैं तो हमें वॉल्यूम नहीं देखना है। जब पिस्टन नीचे किया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं। जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तब भी उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या करते हैं, तब भी मोशन करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे भी मोशन कर रहे थे, यहाँ वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, ये सारे मॉलिक्यूल्स पिस्टन के फोर्स के थ्रू ऐसे करके नीचे आते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं तो आपने जो है वो देखा है कि जब कोई चीज़ एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलेगी तो उसकी जो भी एवरेज वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो इंक्रीज होगी। अगर डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है तो एवरेज वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो जब इसको एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल जाती है तब इसकी जो नेट काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसको फाइंड करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पिस्टन अगर नीचे होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो उस केस में भी क्या होता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो क्या लिखा था कि हीट एंड वर्क आर द टू डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यानी कि सिस्टम को एनर्जी देने के लिए कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल में भी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, क्योंकि हम वही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के दो तरीके, या तो उसको हीट प्रोवाइड कर दें या फिर उस पर वर्क कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो है हेडिंग लिखना पड़ेगा, हीट एंड वर्क। उसमें आपको ये वाला सब हेडिंग लिखना पड़ेगा, और ये वाला सब हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है कि वो दो तरीके भी बताने हैं कि हीट एंड वर्क से। यहाँ नंबर 1 मत लिखिएगा, यहाँ नंबर 1 लिखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे इसको, फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे ऐसे करके, बाय प्रोवाइडिंग हीट, बाय प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है। तो बाय प्रोवाइडिंग हीट में आप एक्सप्लेन करेंगे, जैसा मैंने बताया कि व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन द काइनेटिक एनर्जी of the molecules of the gas increases and by which its internal energy increases, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप लिख देंगे by doing work। by doing work में आप बताएंगे when work is done on the gas, then when piston is pushed downwards and work is done on the gas, then there is increase in its temperature and kinetic energy increases, by which there is increase in the internal energy of the gas or system। तो ये दो तरीके जो है इनमें आपको नोट कर लेना है कि कैसे करके सिस्टम को इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। नोट इट डाउन। उसके बाद हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि ये जो दो मेथड्स हैं, इन दो मेथड्स में डिफरेंस क्या है, हीट से एनर्जी प्रोवाइड कराना, वर्क से एनर्जी प्रोवाइड कराना, दो डिफरेंस बताइए। तो देखिए पहला डिफरेंस, ठीक है, ऐसे करके हेडिंग लिख दीजिएगा, डिफरेंस इन द टू वेज। दोनों तरीकों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है कि जब हीट से इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो देयर शुड बी डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है हीट से जब हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ कम टेम्परेचर है। दिस इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। बट वन पॉइंट में ही लिखेंगे, बट व्हेन वी डू वर्क देन देयर शुड बी नो नीड ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। वर्क जब किया जाता है तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस का कोई भी रोल नहीं होता। क्लियर। तो
तो ये आपका 1 पॉइंट था। फिर आते हैं 2 पॉइंट पे, सेकेंड नंबर।